हम लोगों ने देखा है। और आज हमारा टॉपिक होगा सेल इनहिबिटर्स। हमारे पास जो कितने टाइप्स के सेल इनहिबिटर्स होंगे और वो वर्क करेगा तो बात करेंगे। इससे पहले हम अभी तक जो है सेल साइकिल चेक पॉइंट्स तक हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं कि इन चेक पॉइंट्स के और चेक पॉइंट्स को भी या फिर सेल साइकिल को भी रेगुलेट जैसे हो रहा है, तो इस रेगुलेशन में इनहिबिटर्स का क्या रोल होगा और किस तरह के इनहिबिटर्स होंगे जो कि चेक पॉइंट को काम करने में मदद करेंगे या सेल साइकिल करेंगे। चेक पॉइंट्स को भी क्या करता है, सेल साइकिल के रेगुलेशन में मदद करता है कि प्रॉपर सेल साइकिल चल सके। उसी तरह से चेक पॉइंट को रोक कर भी हम रेगुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं या चेक पॉइंट को छोड़कर भी कि चेक पॉइंट चेक ना हो और वो आगे की ओर बढ़े, यानी चेक पॉइंट को इनहिबिट कर दिया जाए तो क्या होगा, बिना चेक किए हुए ही वो आगे की ओर बढ़ सकता है। तो कुछ चेक पॉइंट इनहिबिटर्स रेगुलेटरी जो होते हैं, रेगुलेशन उनका वो किस तरह के होते हैं उस पर बात करेंगे। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के सेल इनहिबिटर्स मिलते हैं। एक होता है इंट्रासेलुलर इनहिबिटर्स, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर इनहिबिटर्स। इंट्रासेलुलर इनहिबिटर्स जो होते हैं वो सेल के अंदर जाएंगे, सेल के अंदर, और तब काम करेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर इनहिबिटर सेल के बाहर बाहर ही जो रहेंगे उसके मैकेनिज्म को ब्लॉक करके तब वो काम करता है आपके किसका, इनहिबिशन का। अगर हम बात करते हैं दोनों प्रकार में, जो पहला का जो है उसमें पहला जो फैमिली आती है, पहला इनहिबिटर की जो फैमिली आती है जो इंट्रासेलुलर आपका है, वो इंट्रासेलुलर में 2 फैमिली आती है, 2 मेन फैमिली आती है। पहला फैमिली होता है किप-सिप फैमिली, KIP किप ऑब्लिक CIP सिप, किप-सिप फैमिली। और इसमें आते हैं कौन कौन से, P21 जीन, P27 जीन और P57 जीन। ये किप-सिप फैमिली के ये टोटल इनहिबिटर्स हैं, P21, P27 और P57। और दूसरा आता है INK4, INK4 फैमिली। इसमें P15, P16, P18 और P19 ये सारे होते हैं, मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं कि इन सब का जो है ये तो हो गया क्या, इंट्रासेलुलर के 2 आपके। उसके बाद अगर हम कहते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर इनहिबिटर्स, एक्स्ट्रा सेलुलर इनहिबिटर्स का जो सबसे बड़ा फैमिली और सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली है जिसे हम जानते हैं वो है TGF बीटा। देखा है आपने इससे पहले भी TGF बीटा का रोल। TGF बीटा यानी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ये फैमिली जो है ये काम करता है। और ये कैसे काम करता है उसमें पूरा का पूरा हम लोग TGF बीटा के INK4 को SMAD के साथ कैसे वर्क करता है देखा था पीछे, फिर से अभी हम लोग उस चीज पर कि कैसे वो इनहिबिटरी फंक्शन में काम करता है। अगर इस TGF बीटा फैमिली की सिग्नलिंग में अगर म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा, TGF बीटा अगर म्यूटेट कर जाता है तो हमने देखा था कि म्यूटेशन हो रहा था तो क्या हो रहा था, कैंसरस ग्रोथ करवा देगा, सेल साइकिल रुकेगा नहीं और कैंसरस ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन TGF बीटा जो है वो पार्टिसिपेट करता कहाँ पे है, बेसिकली काम करता है एनिमल के डेवलपमेंट में, यानी डेवलपमेंट होना। याद कीजिए मैंने आप लोगों को इससे पहले भी क्लास में बहुत बार कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज ग्रोथ। कई बार इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या है, जब सेल जो है जैसे एक एग था, एग जो है वो कंप्लीट बड़ा होके एडल्ट मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग का बच्चा का मतलब कि छोटा बेबी बनाएगा, वहां तक डेवलपमेंट है। लेकिन जब वो बेबी बन गया अब वो हाथ पांव वगैरह सब कुछ जो कहते हैं रहेगा, सिर्फ क्या करेगा, बढ़ेगा, वो अपना आकार बढ़ाएगा, दैट इज ग्रोथ। तो और वो ग्रोथ भी होगा, समटाइम चेंजेस आएंगे, यानी कि एक सेल से दूसरे टाइप्स ऑफ सेल्स बनते चले जाएं और उसके आकार, बिहेवियर, उसके फिजियोलॉजी सब में अंतर आता चला जाए तो डेवलपमेंट है। और अगर उसके सिर्फ ग्रोथ होता चला जाए तो वो क्या है, आपका वो ग्रोथ है, सिर्फ वो आकार बढ़ाए और जिससे तो वो बेसिकली हमारा सेल के डेवलपमेंट में। सेल प्रोलिफरेशन, सेल जब तक प्रोलिफरेट नहीं करेगा नए सेल्स नहीं बनेंगे, ग्रोथ भी नहीं हो सकता है। इम्यून सिस्टम के रेगुलेशन में ये TGF बीटा इम्यून सिस्टम का रेगुलेशन, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका कैसे काम करता है, वो मेमोरी की तरह काम करता है, मेमोरी रखता है और उसके हिसाब से एंटीबॉडी बनाता है। तो वहां भी नई चीज बनानी है हमेशा, एंटीबॉडी, और अगेंस्ट में किसके, बाहर से आने वाले एक्सटर्नल के कारण, तो वहां भी TGF बीटा का काम आता है। और कहाँ काम करता है, सेल साइकिल को अरेस्ट करने में, सेल साइकिल को रोक लेने में। क्यों रोकता है सेल साइकिल को, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है किसी भी प्रकार का, यानी कि अगर उसकी कॉपी डीएनए की सही से नहीं हुई है, डीएनए का डैमेज हुआ है या कुछ भी हो रहा है जो कि प्रॉपर नहीं हो रहा है सेल के लिए, तो उसमें सेल साइकिल को अरेस्ट कर लेता है। अरेस्ट करवाएगा
और उसके अलावा और क्या कर सकता है, एपोप्टोसिस करवाता है। एपोप्टोसिस आप लोगों ने देख चुका है। एपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ की तरफ लेके चला जाता है। या फिर टिश्यू के रिपेयर में भी काम आता है। क्या करेगा, रोक के कहेगा इसी तरह के सेल और भी बनाओ, ये करो और रिपेयर करवा लो। तो इन सब काम में टीजीएफ बीटा का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और टीजीएफ बीटा की जो ये सुपर फैमिली है, इस सुपर फैमिली में बेसिकली हम बात करें तो दो मेंबर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर। एक होता है एक्टिविन और दूसरा होता है बीएमपी। यानी कि एक्टिविन तो अब पूरा नाम एक्टिविन है, बीएमपी बोन मॉर्फोजेनेसिस प्रोटीन। ये क्या है, बोन मॉर्फोजेनेसिस प्रोटीन्स हैं। और ये दोनों इस फैमिली के, इस सुपर फैमिली के मेंबर्स हैं। और एक्टिविन और बीएमपी ये जो है एनिमल के डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है। डेवलपमेंट को पूरा कंट्रोल यही करता है। यानी डेवलपमेंट में जो नए सेल बनने हैं उसके कंट्रोल ये सारे के सारे इसी के द्वारा किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि टीजीएफ बीटा जो है और किस चीज में, एडल्ट सोमेटिक सेल। अब एक बार एडल्ट हो गया तो सिर्फ क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब उस ग्रो करने के लिए जो सेल के डिवीजन होंगे और उस समय में प्रॉपर्ली डिवीजन हो सके, यानी कि सिमिलर कॉपी बनाती जाए। यानी डेवलपमेंट नहीं करना है, डिफरेंट काइंड नहीं बनाना है। आपने इससे पहले डीएनए मिथाइलेशन पढ़ा है सचिन सर के साथ। मिथाइलेशन आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से किसी जीन में क्या है, आपके क्या आंख के जो सेल हैं वहां भी 46 क्रोमोसोम है और आपके पैर के सेल है वहां भी 46 क्रोमोसोम है। कभी सोचा है कि सारे के सारे आंख वाले ही वही 46 क्रोमोसोम यहाँ भी है और पैर वाला दोनों एक ही जैसा फंक्शन करना चाहिए, लेकिन आंख वाला आंख का फंक्शन करता है और पैर वाला पैर का फंक्शन करता है, जबकि फंक्शन के लिए तो वही क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल है ना। वहां क्या होता है, आंख वाले में आंख के फंक्शन करने वाले जो जीन होते हैं, जितने डीएनए जो वो सब बचे रहते हैं, बाकी मिथाइलेटेड हो जाते हैं, वो फंक्शन ही नहीं करते। और पैर में जहां पे पैर वाले है वहां पर मिथाइलेशन। तो ये मिथाइलेशन कब कौन सा जीन एक्टिवेट होगा, कौन सा जीन जो है रुका रहेगा, काम नहीं करेगा इस क्रोमोसोम में, किस सेल में कौन सा, ये सब का सब ये आपके टीजीएफ बीटा जो है वो पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स जो होते हैं ये। अब बात करें कि टीजीएफ बीटा जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कैसे रिसेप्टर्स हैं, तो ये सेरीन थ्रेओनिन काइनेज रिसेप्टर है। सेरीन और थ्रेओनिन, जहां भी सेरीन थ्रेओनिन का ब्लॉक मिलेगा इसे किसी भी न्यूक्लिक एसिड में प्रोटीन के एक साथ में स्ट्रिंग में, वहां पर उसके काइनेज के रूप में ये काम करता है। और भी अगर बात करें तो ये किसके तरह काम करता है, ये दे एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। किस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करता है, याद कीजिए इससे पहले हम लोगों ने देखा था स्मैड। स्मैड को एक्टिवेट कर रहा था, स्मैड 1, स्मॉड 2, स्मॉड 1 और 5 था ना, जो कि अंदर सेल के अंदर डाइमर जो बन रहा था, डाइमर के ऊपर लग रहा था और स्मैड आके जुड़ता था, तभी जाके बीएमपी आपका जो है उसके साथ एक्टिवेट करके आपका बोन में ये जो है आपका बोन मॉर्फोजेनेसिस प्रोटीन बीएमपी उसके साथ जुड़ा रहता था। जैसे ही स्मैड से वो जुड़ा ओएसमैड, तो अंदर हेट्रोडाइमर जो अंदर घुसता था और किंक जीन को जो है प्रमोट कर देता था। वो क्या करवा लेता था, सेल को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देता था प्रोसेस में। तो ये स्मैड देखा था हमने। मैं अब शेयर करता हूं स्क्रीन, आप लोगों को ये सारी बातें वहां पे सब कुछ और भी क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए जो मैंने आपको इससे पहले बताया, बेसिकली ये दोनों फैमिली आपकी इंट्रासेलुलर फैमिली और एक्स्ट्रा सेलुलर फैमिली जो है इनहिबिटर्स की फैमिली। पहले में आपका किपसिप फैमिली है, T21, ये सारी बात मैं बता चुका हूं। उसके बाद मैंने बताया आपको ये जो सेकेंड आपका जो था एक्स्ट्रा सेलुलर, उसमें टीजीएफ बीटा जो था वो यानी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है। और ये जो है ये आपका डाइमेरिक जो है आपका इसमें ओके एक छूट गया है, मैं इसको फिर से बना दूंगा, एक छूट गया है इसमें स्लाइड में। तो क्या टीजीएफ बीटा जो है वो सीरियल उस तरह से काम करता है। ओके सॉरी, एक अब मैं बना के दे दूंगा दूसरा, ये थोड़ा सा मिस हुआ है, इसमें एक पेज ही छूट गया है इसमें, मैं उसे बना दूंगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है बेसिकली यहाँ पे जो काम कर रहा है मैच्योरेशन फैक्टर्स का, अभी मैं इस पे नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे अपने ही कॉपी को दिखाता हूँ। फिर मैं आपको, आप लोगों को अगर दिख पा रहा हो तो यहाँ देखिए क्लियरली, जो फिगर हमने कल देखा था, कल वाला जो फिगर, एग्जैक्टली वही फिगर। यानी कि इसमें क्या कर रहा है, देखिए ये डाइमर है, डाइमर के साथ ये स्मैड लग रहा है और ये बीएमपी है।
और ये काम कर रहा है, इसको एक्टिवेट करके हेटेरोडाइमर को एक्टिवेट करता है और आयन के प्रोटीन को, इंक प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। और ये क्या करता है आपके रेगुलेशन में, तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है किस चीज को, चेक पॉइंट को रोक देता है, चेक पॉइंट को रोकता है। तो चेक पॉइंट रुक गया तो क्या हुआ, आगे की ओर बढ़ जाता है सेल। तो यानी इनहिबिट करेंगे तो रेगुलेट उसके थ्रू भी, इनहिबिटर के थ्रू भी आपके रोकने और रेगुलेशन का काम। तो रेगुलेशन का काम सिर्फ जो है रोक कर पूछ लेने से नहीं होता है। क्या किससे होगा रेगुलेशन का काम, रोकना, पूछना, या फिर रोकने वाले को ही रोक देना कि तुम मत जाओ, है ना। अगर कोई प्रशासन आपको घर से आने के रोक रहा है और डीएम ने प्रशासन को रोक दिया तो क्या हुआ, वो डीएम उसके लिए इनहिबिटर हुआ और आपके लिए क्या हो गया, प्रमोटर। आप अब आराम से घूम सकते हो क्योंकि आपको जो रोकने वाला था उसको उसने क्या किया, इनहिबिट कर दिया। तो ये चेक पॉइंट इनहिबिटर्स जो होते हैं, चेक पॉइंट इनहिबिटर्स, वो चेक पॉइंट को रोक देते हैं तो चेक नहीं होगा और आगे बढ़ेगा। और इस तरह में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये इस तरह के इनहिबिटर में या तो सेल ग्रोथ रुक जाएगा या बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, दोनों में से कोई भी काम हो सकता है, जिस तरह के वो फंक्शन करने वाले होंगे उस तरह के। और हम बात करें ये जो डायमेरिक जो TGF बीटा है, अब मैं स्लाइड शेयर करता हूं फिर से आपके पास। हो क्या रहा है, ओके। ये जो डायमेरिक TGF बीटा मॉलिक्यूल्स है, ये इंटरेक्ट करता है टाइप 1 और टाइप 2 रिसेप्टर से। टाइप 1 और टाइप 2 रिसेप्टर, टाइप 2 रिसेप्टर हमने देखा था ऊपर में दोनों साइड लगे हुए थे, टाइप 1 और टाइप 2 डाइमर में, और एक डाइमर टाइप 1 था, टाइप 2 उसी के साथ वो क्या करता था, स्मैड को फॉस्फोरिलेट कर रहा था। और स्मैड 4 जो है वो को स्मैड की तरह आता था और जुड़ता था, और जैसे ही जुड़ता था तो क्या करता था, एक्टिवेट कर देता था डाइमर को, और वो जीन एक्सप्रेशन INK4 जीन को एक्टिवेट कर देता था। लेकिन अगर हम बात करें कि इसको भी इनहिबिट करने वाले कोई हैं तो दो है हमारे पास, कॉर्डिन और नोगिन। देख लीजिए नीचे लिखा हुआ है, कॉर्डिन और नेगिन, ये दो ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो कि एक्टिवेट आपके एक्टिविन और बीएमपी सिग्नलिंग को रोक देते हैं। अब याद की देख लीजिए, एक्टिविन और बीएमपी क्या है, चेक पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट को बना रहा है। लेकिन अगर चेक पॉइंट को रोक दीजिएगा तो क्या होगा, आपका प्रॉपरली सेल बना कि नहीं बना वो भी नहीं देखेगा और सीधे आगे बढ़ जाएगा। तो क्या होगा फिर, इम्प्रॉपर, यानी प्रॉपरली सेल जो है वो डिवाइड नहीं करेगा, दोनों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि कॉर्डिन और नोगिन हमारे लिए बहुत हार्मफुल साबित हो सकता है। अगेन दूसरा जो हमारे पास क्या है, जो इनहिबिटर, वो है मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, MPF। एक और तरह का इनहिबिटर है हमारे पास, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, रेगुलेटर है माइटोसिस का। किसका रेगुलेटर है ये, माइटोसिस का रेगुलेटर है। याद कीजिएगा, हमारा G फेज, S फेज और M फेज, G फेज, S फेज और G2 फेज, G1, S और G2, ये तीनों में थोड़ा रेगुलेशन अलग हो रहा था और माइटोसिस फेज में रेगुलेशन अलग हो रहा था। हम देख रहे थे माइटोटिक फेज में एक बार माइटोसिस में चला गया फिर बहुत मुश्किल होता है रेगुलेट करना, वो करके ही रहेगा, उस जगह पर ये काम होता है। और ये पहली बार कहां देखा गया था, एग में, फ्रॉग के एग में। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन फ्रॉग एग, यानी कि किसके, आपके मेढक के अंडे में। और इट पार्टिसिपेट्स इन माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों में पार्टिसिपेट करता है, मियोसिस और माइटोसिस। और इट इज मेड अप ऑफ साइक्लिन एंड CDK, साइक्लिन बी और CDK1। देख लीजिए आप लोग फिर से कॉपी उलट के पीछे, साइक्लिन बी और CDK1 ये दोनों माइटोसिस में रेगुलेशन का काम करते हैं और ये उसी से बना हुआ है। एक्टिविटी ऑफ MPF यानी मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम लेट G2 फेज टिल मेटाफेज इन ऑफ माइटोसिस। कहां से कहां तक, G2 फेज लेट तक, जहां से आपके माइटोसिस स्टार्ट होने के लिए सिग्नल मिलने शुरू होंगे, वहां से लेकर मेटाफेज, जब तक कि दोनों आपके क्रोमोसोम अलाइन होके 5-5 यानी 23-23 ह्यूमन में जहां पे जो अलग अलग अलाइन होके ना पहुंच जाए, वहां तक ये काम करते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शंस इनका देखिए क्या है, ये क्या करता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। क्या किया इसने, कंडेंसेशन। जरूरी है ना कंडेंसेशन करना, उलझा हुआ धागा रहेगा तो आप नहीं बांट सकते। अगर गोला बना हुआ दो रहे तो दो कहेंगे हाँ एक तुम चले जाओ एक तुम चले जाओ। दो भाइयों में अगर बांटना हो आपको उनके गोले को, सॉरी मैं इसको अनशेयर करता हूँ, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ।
आप देखिए क्रोमेटिन का कंडेंसेशन क्यों जरूरी है। आप देखोगे क्रोमेटिन का कंडेंसेशन क्या करते हैं, हमारा प्रोफेज स्टेज में जब सेल होता है तो उसके धागे नुमा फंसे हुए रहते हैं सारे क्रोमेटिन, ओपन रहता है। क्यों ओपन रहता है, क्योंकि अभी सिंथेसिस फेज में था। सिंथेसिस करने के लिए, उसी मैसेज को पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉपी के मैसेज को पढ़ने के लिए हर पन्ने को अलग अलग खोलना पड़ेगा, तब आप पढ़ सकते हो। तो जो हमारे डीएनए में मैसेज छुपा हुआ है, अगर वो फंसा हुआ रहेगा एक दूसरे के साथ उलझा हुआ, तो आप नहीं पढ़ सकते। तो आप क्या करते हो, खोल देते हो उसको और पढ़ते चले जाते हो। नेचर भी यही करता है। अब क्या हुआ कि अब हमें बांटना है, हमें पढ़ना नहीं है। हमने दो दो कॉपी बना ली है, हमें बांटना है। तो बांटने के लिए क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे ना, तो कंडेंस कर लेता है। यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 के जो 2 बन गए आपके एलील, दो क्रोमोसोम, क्योंकि 23 क्रोमोसोम मान लो ह्यूमन का है ये, तो 23 क्रोमोसोम्स के पेयर जो हैं वो सारे, तो 23 के इधर पेयर, 23 के इधर पेयर, सभी टूट के बने हुए अलग अलग है। लेकिन अगर सभी उलझे रहेंगे तो बांटने में दिक्कत होगी। तो ये बांटने के लिए सबको कंडेंस करवा के क्रोमोसोम, आपने देखा है क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम है क्या, क्रोमोसोम एक कंडेंस स्ट्रक्चर है। उसी डीएनए का इतना कंडेंस स्ट्रक्चर और उसी स्टोन के ऊपर इतना अच्छे से रैप होके और एक दूसरे के साथ उलझ कर एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये क्रोमोसोम बेसिकली है क्या, डीएनए का गुच्छा है पूरा, एक डीएनए का पूरा कंप्लीट कंडेंस स्ट्रक्चर है। और उसको कंडेंसेशन कराने का यानी क्रोमोसोम बनाने का काम ये हमारा उस समय पे हमारा ये कौन करवाता है, यही मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर एमपीएफ। अब ये देखिए ये क्या करता है, कंडेंसेशन करवाता है आपका CDK1 फॉस्फोरिलेट्स कंडेंसिन प्रोटीन। क्या करता है ये CDK1, मैच्योरेशन माइटोसिस में काम करने वाला है ना CDK1, वो क्या करवाता है, वो कंडेंसिन प्रोटीन, कंडेंसिन एक प्रोटीन है, उसको ये आपको फॉस्फोरिलेट करता है, यानी वो एक्टिवेट हो गया एंड प्रमोट्स कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। और वो क्या करवाएगा, कंडेंसेशन करवा देगा। उसके अलावा CDK1 ऑल्सो फॉस्फोरेट हिस्टोन H1 और H3 प्रोटीन। याद कीजिए आपने डीएनए अगर पढ़ा होगा डीएनए का, तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप करके ही क्रोमोसोम बनता है। और उसमें भी डीएनए हिस्टोन 1 और हिस्टोन 3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चार हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन 1 का AB और हिस्टोन आपका 3 ये जो है, और हिस्टोन 2 और हिस्टोन 4 ये सारे काम आते हैं। ये सभी एक जगह जुड़ते हैं, उसके ऊपर डीएनए रैप होता चला जाता है और इसी के कारण कंडेंसेशन होता है। तो ये एक तो कंडेंसिन को एक्टिवेट किया, दूसरा किसको एक्टिवेट कर दिया, हिस्टोन को, कि तुम लोग आके एक जगह मिलो, यानी जहां जहां हिस्टोन आके मिलो, क्यों, तुम्हारे ऊपर अब रैपिंग शुरू होगी। यानी कि धागा फैला हुआ है तो पहले आप क्या करोगे, फैला, उसको समेटने वाले को भी लाओगे और दूसरा किस पे समेटोगे, वो भी लाओगे। पतंग उड़ाते हो तो लटाई जो होता है वो बिना रहे आप कहाँ हाथ में लपेटोगे या कहाँ लपेटोगे या उलझा दोगे, फिर उसका काम का नहीं बचेगा। तो उसको किसी न किसी जगह पे, तो किस पे इसको लपेटना है, इस स्टोन के ऊपर। वो स्टोन भी ले आया और उसको एक्टिवेट भी कर दिया, दोनों को रैप करवा दिया। देखिए किस तरह से रेगुलेट कर रहा है ये, है ना। बिना इसके ये कंडेंसेशन के आगे माइटोसिस का बढ़ना संभव था क्या, नहीं। तो कंडेंसेशन करवाता है। दूसरा क्या करवाता है, दूसरा न्यूक्लियर इन्वेलप को ब्रेक डाउन कर देता है। न्यूक्लियर इन्वेलप है माइटोसिस या मियोसिस के दौरान बाकी सेलुलर स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है क्या, वो काम में फंक्शन में आते हैं। डिवीजन के समय कौन डिवाइड करता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। और यही याद रखिएगा ये आपके डेवलपमेंट के स्टेज को भी दिखाता है। याद कीजिए जब प्रोकैरियोट्स आपने देखा था, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते थे, नहीं था ना। और जब यूकैरियोट्स आए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गए। लेकिन अगेन जब भी सेल को डिवाइड करना होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटाना पड़ता है, और हटाकर पहले दो भाग में अपने न्यूक्लियर मटेरियल को बांट लेते हैं, और बांटने के बाद फिर से न्यूक्लियर आपके मेम्ब्रेन को ले आता है। यानी यूकैरियोट प्रोकैरियोट के कैरेक्टर को फिर से लेता है ना, कैरेक्टर को लेता है बांटने के समय, है ना, बैक जाता है वो। तो ये दिखाता क्या है कि इवोल्यूशन कहां से हुआ है, यानी प्रोकैरियोट से ही हमारा इवोल्यूशन हुआ है। यूकैरियोट को ये क्लियरली दिखाता है, इवोल्यूशन के ट्रेंड को दिखाता है। तो ये क्या करवाया, इन्वेलप को ब्रेक डाउन करवाता है। कैसे करवाता है, देखिए CDK1 जो है वो फॉस्फोरिलेट करवाता है न्यूक्लियर लैमिन प्रोटीन्स को, उसको फॉस्फोरिलेट करवाता है। और वो क्या करता है, डीपॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन अगर होगा तो लंबा चैन बनेगा, और डीपॉलीमराइजेशन होगा तो टूट जाएगा। अब प्रोटीन टूट गया तो किसका बना हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोटीन और लिपिड का, और प्रोटीन होल्ड ही नहीं रहेगा तो क्या होगा,
आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा न्यूक्लियर प्रोटीन। अब देख लीजिए, जब तक कि माइटोसिस में न्यूक्लियस टूटेगा नहीं, आपके क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस नहीं होंगे, न्यूक्लियस टूटेगा नहीं, माइटोसिस आगे बढ़ नहीं सकता। कितना इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है ये आना आपको। और इसको अगर इनहिबिट कर दिया जाए तो क्या होगा, माइटोसिस में बढ़ पाएगा क्या, नहीं, इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। अब क्या किया, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेकडाउन अकर्स एंड न्यूक्लियर कंटेंट्स इज मिक्स्ड विद साइटोसोलिक कंटेंट्स। अब इस टाइम पर, डिवीजन के टाइम पर देख लिया हमने क्या कहा था, अब ये हमारे पास जो कैरियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, हम देखें कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे हम कह रहे थे, न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल्स को, और बाहर में था हमारा साइटोप्लाज्म, लेकिन उन दोनों को मिला के कहते हैं क्या है, प्रोटोप्लाज्म। तो अब साइटोप्लाज्म का और कैरियोप्लाज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों मिक्स हो चुके हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म बचे रह गए, सारे के सारे प्रोटोप्लाज्म हो चुके हैं, यानी दोनों के मटेरियल मिक्स हो गए। अब फिर बाद में जब डिवाइड होगा तो फिर अलग अलग किए जाएंगे, लेकिन अभी तो पहले तोड़ लिया, पहले तो हटा लिया, ठीक है। अब क्या करता है, ड्यूरिंग टीलोफेज न्यूक्लियर इन्वेलप इज रीअसेंबल्ड इन डाउटर सेल। टीलोफेज स्टेज जब आएगा, दोनों साइड जब क्रोमेटिन मटेरियल चले जाएंगे तो फिर से रीअसेंबल करके वहां पे उसको लाना, यानी कि तोड़ने का भी काम ये करेगा। कैसे तोड़ने का काम, उसके डीपोलिमराइजेशन कर दिया तो तोड़ दिया, और फिर से वो हट गया तो पोलिमराइजेशन अपने आप हो जाएगा, और फिर से वहां पर न्यूक्लियर इन्वेलप बन के आ जाएंगे और सारे मटेरियल्स उसके अंदर कर लिया जाएगा। तो दो डाउटर सेल के दो डाउटर न्यूक्लियाई रेडी। अब क्या है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को ही तो बांटना है, तो वो काम भी देखिए करवाएगा ये। अब क्या उसके अलावा क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी, बांटना है ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी और गोल्गी को भी और सारे सेल ऑर्गेनेल्स को। अब उसको भी तोड़ना शुरू करेगा कौन, यही बीएमपी, आपके ये सारे के सारे ये एमपीएफ यानी मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, देखिए सारे मैच्योरेशन के लिए हेल्पफुल है। CDK1 फॉस्फोरिलेट गोल्गी मैट्रिक्स प्रोटीन GM130, GM130 को ये आपको मैं स्लाइड शेयर कर देता हूं, वहां भी आपको पूरे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, यहां देखिए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ ईयर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी, क्या किया, CDK1 फॉस्फोरिलेट कर दिया गोल्गी मैट्रिक्स प्रोटीन को GM130 को, और प्रमोट किया किसको, फ्रेगमेंटेशन कर दिया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी वेसिकल्स। अब ये जब दोनों अलग अलग टूटे, यानी दो अलग अलग सेल में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, यानी डाउटर सेल बनने के बाद सब में सब कुछ बराबर जाए, इसकी प्रॉपरली जांच पूरी तरह से कर लेता है सेल, और सबको बराबर बराबर, नहीं तो किसी को कुछ मिला किसी को कुछ मिला, पता चला दोनों सेल में से कोई किसी काम का नहीं, दोनों सेल में सभी कुछ इक्वल अमाउंट में बराबर अच्छे से जाना चाहिए। अब क्या करता है ये, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल असेंबली, स्पाइंडल असेंबली का फॉर्मेशन भी करवाता है। स्पाइंडल फाइबर याद होगा, दोनों क्रोमोसोम्स के टेलोमेयर पे लगते हैं, और स्पाइंडल फाइबर दोनों को खींचकर दो अलग अलग जगह पर ले जाता है, और ये स्पाइंडल फाइबर बनेगा ही नहीं, असेंबली ही नहीं होगी, तो दोनों अलग अलग जगह पे जाएंगे कैसे, दोनों जाएंगे नहीं तो अलग अलग माइक्रोन्यूक्लियस बनेंगे कैसे। तो CDK1 फॉस्फोरिलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स एसोसिएटेड प्रोटीन एंड प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोटिक असेंबली, स्पाइंडल असेंबली ड्यूरिंग मेटाफेज। मेटाफेज के जब दोनों के आपके कहां पे आ गए हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए हैं सारे के सारे आपके कौन, क्रोमोसोम्स, और उनके क्रोमेटिड्स जो है उनको अलग अलग खींच कर ले जाना है, तो वो स्पाइंडल फाइबर बनेगा, और उसको बनाने के लिए यही काम में आता है आपका ये कौन सा, ये आपका मैच्योरेशन प्रोटीन, ठीक है, मैच्योरेशन प्रमोशन प्रोटीन। अब जब माइक्रोट्यूब्यूल जो है इनस्टेबिलिटी अकर्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या कर रहे थे, याद कीजिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या कर रहा था, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अगर फंक्शन की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या कर रहे थे बेसिकली, माइक्रोट्यूब्यूल्स आप अगर हम बात करें तो क्या कर रहा था, याद कीजिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रख रहा था, और सेल ऑर्गेनेल्स के जगह पर रखना, सेल ऑर्गेनेल किस जगह रहेगा उसको मेंटेन, वही तो कर रहा था माइक्रोट्यूब्यूल्स, याद है ना, पढ़े थे हम लोग। वो बन के और माइक्रोट्यूब्यूल्स को किस जगह पे कौन सा रहेगा, सेल अगर सेंटर में न्यूक्लियस को रहना है तो चारों तरफ से माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे रहेंगे वो, लेकिन अगर वो लगा रहेगा एक स्ट्रक्चर तो क्या होगा, वो अलग करने में बनेगा नहीं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स को तोड़ दिया जाता है, इनस्टेबिलिटी ला देता है उसके अंदर। और क्या करेगा,
देखिए, तो ये जब ये हो गया, अब यहाँ पे एक नोट है, देखिए CDK1 ऑल्सो कॉज इनहिबिटरी फॉस्फोरिलेशन ऑफ मायोसिन प्रोटीन एंड प्रिवेंट साइटोकाइनेसिस। क्या करता है CDK1? ये रोकता है किस चीज को? इनहिबिटरी करता है फॉस्फोरिलेशन को और साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? अब जब सेल हमारा बट गया है, सेल का न्यूक्लियस हमारा दो अलग अलग पार्ट में, तो साइटोप्लाज्म जो है उनका बटना है, और इस साइटोप्लाज्म को बांटने के लिए जो हमको ये मायोसिन प्रोटीन जो है उसका जो है उसका होना बहुत जरूरी है, तभी जाके वो टूटेगा, लेकिन ये उसको रोक देता है, और वो रोक देगा तो साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। और कब ये हटेगा? देख लीजिए, इट इज ओनली आफ्टर एनाफेज। जब एनाफेज में दोनों न्यूक्लियाई अलग आ गए, आपके साइटोकाइनेसिस होने यानी डाइकाइनेसिस दोनों फर्रो बनने शुरू होंगे, उस दोनों फर्रो बनने के दौरान ये एनाफेज जो होता है आपके एनाफेज स्टेज में, वहां पर ये एक्टिव करता है, डिक्लाइन कर देता है किसको? साइटोकाइनेसिस को, और वहां पे तब साइटोकाइनेसिस हमारा शुरू हो जाता है। और देखिए माइक्रो आपके एमपीएफ एक्टिविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टिल मेटाफेज इन इनमें से कहां तक रहेगा? सिर्फ मेटाफेज तक, उसके बाद घटने लगेंगे। देखिए क्योंकि जैसे ही सीडीके अगर वहां तक रहेगा तो साइटोकाइनेसिस होने नहीं देगा, लेकिन अगर मेटाफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होना बहुत जरूरी है। एनाफेज हुआ और साइटोकाइनेसिस होना, तो उसको होने के लिए आपके मेटाफेज के बाद ये रिमूव हो जाते हैं वहां से। आफ्टर मेटाफेज and E3 ubiquitin ligase known as एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC ये रिक्वायर होता है। अब आपके MPF हट जाएंगे और APC आ जाएगा। MPF हटने के बाद जब APC आ जाएगा, क्लियर है? जब MPF यानी मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैटिंग कहां तक? आपके किस स्टेज? मेटाफेज स्टेज तक है, और वो हटा, और कौन आ गया आपके आ गए कौन? एनाफेज प्रोमोटिंग आगे एनाफेज को प्रमोट करने वाला आगे। अब ये एनाफेज जब प्रमोट होगा तो ये क्या करवाएगा आपका? ये कंप्लीट उसको एपीसी जो है वो रिक्वायर्ड होगा, और वो आपका क्या है? E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है, उसको एनाफेज को प्रमोट करवाएगा। अब एनाफेज जैसे ही होना शुरू होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, दो सेल अलग अलग बट गए। ये क्या है? डिवीजन में कंप्लीट अगर इसका रोल देखे तो बिना इसके डिवीजन नहीं पॉसिबल है। अब देखिए एचपीसी क्या कर रहा है? एपीसी का पहला रोल देख लीजिए, ड्यूरिंग मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन। मेटाफेज से एनाफेज, याद कीजिए आप लोग माइटोसिस पढ़े होंगे, मियोसिस माइटोसिस पढ़ा है आपने, वहां पर सारे के सारे फेज आपको याद है ना? प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, टीलोफेज के बाद आपके साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, बाद में सेल का डिवीजन होता है ना। तो जब आपका मेटाफेज खत्म हुआ, प्रोफेज टीलोफेज के बाद आपके लेट प्रोफेज का मेटाफेज, जब टीलोफेज खत्म हो रहा है, तो मेटाफेज खत्म हो रहा है, एनाफेज स्टार्ट हो रहा है, टीलोफेज की तरफ जा रहा है, तो वहां पे क्या करता है? ये एपीसी जो है इंटरेक्ट करता है CDC20 के साथ। एक प्रोटीन है CDC20, और उसका यूबिक्विटाइजेशन होता है, और वो सेक्यूरिन प्रोटीन बनाता है। अब ये सेक्यूरिन प्रोटीन जो है ये पॉजिटिव रेगुलेटर है सेपरेज का। सेपरेज नाम से ही पता चल रहा है कि सेपरेट करने वाला है, सेपरेज है ना, सेपरेट करने वाला। यानी देखिए कितना चैन में रिएक्शन कैसे चल रहा है, चैन में चल रहा है। एपीसी ने क्या किया? CDC20 को एक्टिवेट किया, CDC20 ने क्या किया? सेक्रीन प्रोटीन को एक्टिवेट किया। अब ये सेक्रीन जो है, जो कि आपको वो सिक्रीट करेगा किसको? सेपरेज को रेगुलेट करवाएगा, और ये सेक्रीन ये degrades in presence of APC separase, become free and active and cause degradation of कंडेंसिन प्रोटीन। अब फिर ये कहां चला गया? जैसे ही सेक्रीन्स जो है वो डिजेनरेट करेगा एपीसी के आने के साथ, एपीसी जैसे ही आया, अब पहले उसके बाद एपीसी जैसे ही आया, ये क्या करेगा? ये फ्री हो जाएगा सेपरेज, क्योंकि सेपरेज बन चुका है, अभी तक रुका हुआ था। अब जैसे ही ये सेपरेज आया वो फ्री हुआ, वो क्या करेगा? उसकी एक्टिविटी डिग्रेडेशन करवा देगा कंडेंसिन प्रोटीन का। जो कंडेंसेशन हुआ था, अब दोनों न्यूक्लियस में आने लगे, अब सब खुलने लगा, यानी जीवन फेज की तरफ बढ़ने की तैयारी शुरू हो रही है ना, क्योंकि मेटाफेज के बाद तो फिर जीवन फेज में जाना है इसको ना, सेल को, वहां तैयारी हो रही है। अब देखिए फिर क्या होगा? सिस्टर क्रोमेटिन्स आर सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज। सिस्टर क्रोमेटिन्स, दो क्रोमोसोम्स इस तरह से लगे रहेंगे, वो सेपरेट होंगे और दो भाग में जाने लगेंगे एनाफेज में। सेकेंड काम क्या करेगा? आफ्टर एनाफेज एपीसी इंटरेक्ट विथ CDH1
एंड कॉज डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन बी। देख लीजिए साइक्लिन बी कहाँ काम आ रहा था आप, साइक्लिन बी मेटाफेज को काम करवा रहा था। अब जैसे ही ये एपीसी अपने चरम पे आया तो साइक्लिन को ही डिग्रेड करा दिया, तो मेटाफेज अब रुकने लगेगा ना, मेटाफेज को रेगुलेट करने वाले कोई बचे ही नहीं, मेटाफेज को साइक्लिन बी ही रेगुलेट कर रहा था ना, और उसी को ये खत्म कर दिया। अब क्या होगा, अब वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, यानी कि मेटाफेज पूरा हो रहा है, ये सिग्नल देगा कौन, एपीसी, कौन सा, एनाफेज प्रोमोटिंग सिग्नल जो है आपके एपीसी, और वो क्या करवाएगा, साइक्लिन बी को करवा दिया। अब एमपीएफ एक्टिविटी डिक्लाइंस एंड एनिमल सेल एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस, क्या हो जाएगा, मैच्योर आपका एमपीएफ की एक्टिविटी कम हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे बचेगी ही नहीं, और फाइनली माइटोसिस से सेल बाहर आ जाएगा, और माइटोसिस से सेल बाहर आएगा तो कितने सेल बन के आ जाएंगे, 2, अगर मियोसिस हुआ है तो 4, और जैसे ही सेल हमारा आ गया बन के, अगेन फिर से सेल साइकिल में वो जीवन फेज में चला गया। तो देख लीजिए पूरा कंप्लीट फेज, जीवन से रेगुलेट करते हुए जी आपके एस में आए, एस को रेगुलेट करते हुए G2 में आए, फिर मेटाफेज को किए, मेटाफेज के बाद फिर जीवन में आ गए, सबके रेगुलेटर, सबके चेक पॉइंट्स और सबके इनहिबिटर्स। अगर हम बात करें तो यहाँ पे if chromosomes are not properly aligned during the metaphase activity of MPF is inhibited by a tumor suppressor protein known as MADBUB complex। देखिए इनहिबिटर पढ़ना है हमें इनहिबिटर है, ये तो प्रॉपर फंक्शन के लिए सारे काम हमने देखा, अब इनहिबिटर हम देख रहे थे। और अगर मान लो किसी कारणवश ये क्रोमेटिन, माने कि ह्यूमन का ही मान लो, तो 46 क्रोमोसोम्स है ना, तो 46 टोटल बटने चाहिए, मान लो किसी में 45, किसी में अलाइनमेंट सही से नहीं हुआ, तो क्या करेगा, उस समय ये हमारा मैडबब कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा, और ये मैडबब कॉम्प्लेक्स जो है वो इनहिबिट कर देता है ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन को, एमपीएफ को इनहिबिट कर देता है, और एमपीएफ इनहिबिट होगा तो क्या होगा, कहेगा भैया फिर से माइटोसिस को ठीक से करके आओ, ये ऐसे मत काम नहीं चलेगा, या फिर उसको क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा और कह देगा कि तुम चले जाओ, तुम प्रॉपर सेल नहीं बने हो, चले जाओ सेल डेथ में और अपना डेथ कर लो, अपने आप को मार लो, अब इस तुम्हारा कोई काम नहीं है क्योंकि तुम प्रॉपरली बन के नहीं आए हो। लेवल ऑफ साइक्लिन बी आर ऑलवेज रिड्यूस इन G1 एंड एफ फेज, साइक्लिन बी हमेशा नीचे रहेगा, साइक्लिन बी क्या करवाता है, मेटाफेज आपको माइटोसिस करवाता है, वो हमेशा नीचे रहेगा, और बाय द always reduced by the activity of another E3 ubiquitin ligase known as HCT1। उस समय पे देखिए है, मैंने क्या कहा, सारे साइक्लिन सीडीके हमारे जो है वो बन रहे थे, बिगड़ रहे थे, और साइक्लिन भी बिगड़ रहे थे, डिग्रेडेशन, लेकिन उसको सप्रेस करना, रहना, सेल के अंदर अगर नहीं रहेंगे तो बनेंगे कैसे, नए बनना है, रहना भी है, लेकिन उसको हमेशा रेगुलेट भी करना है, उसको वहां पर एक जो है कि जो रहते